हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्रम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 पे आ गए हैं। आज हम लोग कॉम्प्लेक्सेस की आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे और मेटल कार्बोनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सीएफटी, वीवीटी, नोमेनक्लेचर और कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी, कलर्स, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है यार। काफ़ी लोगों ने ऐप को डाउनलोड कर लिया और मैं सारे बच्चों से जो कह रहा हूँ जो रेगुलर हैं कम से कम उन्हें ऐप डाउनलोड कर लीजिए। परचेज करो या ना करो लेकिन डाउनलोड ज़रूर कर लो, क्योंकि आगे से कुछ अपडेट केवल ऐप पे ही मिलेंगी, वो वेबसाइट पे नहीं मिलेंगी या फिर यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। कुछ ऐप पे ही मिलेंगी वेब अपडेट्स, तो उसे डाउनलोड करना कंपलसरी है। सबके लिए डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने में हार्डली वो 2 MB की ऐप है, आराम से डाउनलोड हो जाएगी, 2-10 MB की। तो उसमें कोई खर्चा नहीं आना है ना। लॉग इन करके रजिस्टर तो रखो ही कम से कम अपने को, कोई की अपडेट आए तो पता लग जाए। कोर्स परचेज करना इज़ नॉट अ बिग डील, बहुत सस्ता है, करना चाहो कर लो। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि कुछ ही दिनों तक के लिए ही है वो, जो 100 रुपीज़ ऑफ चल रहा है, नहीं तो फिर वो 399 की हो जानी है ना। वह तुम्हारी मर्जी है, बाकी तुम कैसे करोगे तुम ही जानोगे। मैं तो इसमें क्या ही सजेस्ट कर सकता हूँ तुम्हें। बाकी नोट्स वगैरह सब अपने अपडेट हो ही रहे हैं वेबसाइट पे नोट्स, और जो प्रॉब्लम शीट्स हैं उनके लिए टाइम लग रहा है, तो पीवाईक्यू सेशंस भी ला रहा हूँ तेज़ी से। इसके बाद हम लोग सॉल्ट एनालिसिस करके फिर पीवाईक्यू सेशंस पे आ जाएंगे सीधे। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस के नोट्स लिख के नहीं लाऊंगा, मतलब लिख के ही लाऊंगा, और डायरेक्टली हम लोग उन्हें डिस्कस करेंगे। सीधे लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम बर्बाद होगा उसमें। मैं धीमे धीमे कराऊंगा लेकिन लिख के नहीं कराऊंगा। ठीक है, कुछ लिखूंगा कुछ लिखे हुए रहूँगा। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जब आइसोमेरिज्म की बात होती है तो आइसोमेरिज्म पे कहीं पे भी बात हो, हमें पता है कि आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनमें सेम कांस्टेंट हो और डिफरेंट स्ट्रक्चरल या ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट उनका अलग अलग हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है, जैसे ऑर्गेनिक में होती थी स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। दो तरह की आइसोमेरिज्म होती है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कुछ 5 तरह की आइसोमेरिज्म होती है। कौन कौन सी उसे लिख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन। सेकंड इज हाइड्रेट। थर्ड इज लिंकेज। फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या कोऑर्डिनेशन पोजीशन लिख देते हैं पहले। एंड फिफ्थ इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसे हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह दें या फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कह दें। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो दो ही प्रकार की हो सकती है। कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं इनके, एक तो होगी कौन सी, जियोमेट्रिकल, और दूसरी होगी ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, तो ये दो तरह की आइसोमेरिज्म होगी कोऑर्डिनेशन में। और इसमें कितने तरह की हो जाएगी, इसमें अपनी हो जाएगी ये 5 तरह की। तो पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से शुरू करते हैं, एक एक करके पढ़ते चलते हैं, और फिर हम लोग ऑप्टिकल पे, स्टीरियो पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से होते हैं, जिनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो उसमें सबसे पहला हमें जो करना है वो करना है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। ठीक, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, तो लिख लेते हैं द कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जिनमें प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में कन्वर्ट हो जाती है और सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं। लिखो द कंपाउंड्स हैविंग सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला but producing different ions
अगर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी आपस में इंटरचेंज हो रही है यानी कि डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस होंगे, कब जाओ मैक्रो सोल्यूशन मिलेंगे, सिंपल सी बात है। डिफरेंट आयंस इन द aqueous solution are called ionization isomers। ठीक, तो इसमें क्या बात हमने बताई थी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, तो इसे लिख देते हैं इन दिस बिगाड़ के लिख देते हैं यार, in this the primary and secondary valencies get interchanged गेट इंटरचेंज। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होंगी, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। जैसे अगर हम एग्जांपल लिखें, कंपाउंड लिख लेते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसा लिख लेते हैं, CO अमोनिया 5 Br और SO4, और यहाँ पे लिख लें CO अमोनिया 5 SO4 और Br। तो देखो इसमें क्या हुआ, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी अलग अलग हो गई। अब जब हम इसे पानी में डालेंगे तो बच्चा लोग कौन सा आयंस प्रोड्यूस होंगे, इससे प्रोड्यूस होंगे CONH3 होल 5 Br -2 प्लस SO4 सॉरी +2 एंड SO4 -2। इसे जब पानी में डालेंगे तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, इससे प्रोड्यूस होगा CONH3 होल 5 SO4 प्लस Br माइनस, होंगे ये प्रोड्यूस। अब इसमें AgNO3 डालेंगे, दोनों में सेम सोल्यूशन डाल के देख लेते हैं। दोनों में सेम सोल्यूशन जब डाल के देखेंगे तो क्या होगा कि क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा Ag2SO4 का वाइट PPT, और इसमें जब AgNO3 डालेंगे तो इससे AgBr का येलो PPT आ जाएगा। कैसा, पेल येलो। कैसा आता है, पेल येलो PPT आता है। तो दोनों आयंस अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, हम इसे कहते हैं कैसी वैलेंस, कैसी आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। सिंपल सी बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए, है ना। नंबर 2 इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होती है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में लिखते हैं द कंपाउंड्स हैविंग सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर होते रहेंगे, जिससे हम क्या कहेंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहेंगे। हाइड्रेट मतलब वाटर, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा मुश्किल की बात तो है नहीं। द कंपाउंड्स हैविंग सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला, अरे यार फॉर्मूला की स्पेलिंग, फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ molecules of water of hydration are called hydrate isomers। इन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट आइसोमर कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें तो लिख लें क्रोमियम ले लें, क्रोमियम H2O होल 6Cl3। ये कैसे कलर का है, ये वायोलेट कलर का होता है, ठीक, ये वायोलेट कलर का है। अब अगर हम इसमें से क्या करें कि एक क्रोमियम को अंदर कर दें और एक वाटर को बाहर कर दें तो ये लाइट ग्रीन हो जाता है, ठीक। फिर इसी तरह से हम क्या करें, दो वाटर को बाहर कर दें और दो क्लोरीन को अंदर कर दें
तो ये डार्क ग्रीन हो जाता है। फिर अगर हम तीनों को करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कमेंट करके बताएंगे आप लोग। तो ये कई बारी कहते हैं कि ये भी हाइड्रेट आइसोमरिज्म है, कई लोग गलत पढ़ लेते हैं इस बात को। दिस विल नॉट फॉर्म, ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि जब भी कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा तो उस पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर चार्ज होना जरूरी है, नहीं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। न्यूट्रल चीज से वाटर कैसे जोड़ेगा, इसलिए दिक्कत आती है। तो ये क्या है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो वाटर कैन नॉट बी हेल्ड बाय न्यूट्रल स्पीशीज, तो लिख देते हैं वाटर, यहाँ पे लिख देते हैं वाटर कैन नॉट बी हेल्ड बाय न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस कर नहीं पाएंगे तो इसे हाइड्रेट आइसोमर नहीं कहेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। कहीं अगर पेपर में आ जाए तो लिख देना कि नॉट पॉसिबल, ऐसा बन ही नहीं सकता है, सिंपल सी बात है ना। अब इसके नंबर 3 हेडिंग डाल लेते हैं। थर्ड वन इज लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म, लिंकेज आइसोमरिज्म क्या होती है, लिख दे लिंकेज आइसोमरिज्म इज शोन बाय, लिंकेज आइसोमरिज्म कौन शो करेंगे, जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होंगे वही शो कर पाएंगे। तो इसके आइसोमरिज्म अगर स्ट्रक्चरल का क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ही इजी होता है, देख के ही कर दोगे, मतलब इतना सरल सवाल आएगा, है ना। तो क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमरिज्म इज शोन बाय, इज शोन बाय एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एम्बीडेंटेड लिगेंड कैसे, जैसे Cn माइनस, NO2 माइनस, SCN माइनस एट्सेट्रा, ये हमें लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेंगे, क्योंकि एम्बीडेंटेड एक तरफ लिंकेज इनकी चेंज होगी सेंट्रल मेटल से जो बॉन्ड बना रहे हैं। अगर मैंने एग्जांपल देख लें तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो कॉम्प्लेक्स लिख लिया CO NH3 होल 5, NH3 CO NH3 होल 5 और NO2। तो यहाँ पे हमने NO2 लिख लिया +2 चार्ज, एंड इसके साथ जो इसका आइसोमर बनाया वो क्या बनाया, NH3 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 और यहाँ पे लिख दिया ONO। ठीक, तो ये कैसे आइसोमर्स हो गए, ये हो गए लिंकेज आइसोमर्स हो गए। कैसे हो गए, लिंकेज आइसोमर हो गए, क्योंकि जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है उसकी क्या होगी, देखो बॉन्डिंग स्टाइल बदल गया, एक में NO2 से कर रहा है और एक में ONO से कर रहा है। ठीक, नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग तेजी से बिना समय गवाए। नंबर 4 इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स होंगे, मतलब कैटायन भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी और एनायन भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी। मतलब एक कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होगा और एक एनायनिक होगा, और उसमें आपस में क्या होंगे, लिगेंड्स का इंटरचेंज हो जाता है। ठीक, तो लिख लेते हैं द कंपाउंड्स which have both cationic and anionic part as complex show this type of isomerism by exchange of
द लिगेंड्स बिटवीन देम, ठीक, बिटवीन देम, उनमें क्या हो रहा है, लिगेंड्स का एक्सचेंज हो रहा है। जैसे अगर हम एग्जांपल लिखें, इसका थोड़ा ध्यान से देखना भाई, इसमें कई लोग मिसकंसेप्शन से पीड़ित होते हैं और कई लोग गलत आंसर कर देते हैं, तो इसे ध्यान से देखना। कैसे, मान लो हमने लिया CONH3 होल 6 और यहाँ पे ले लिया CrCN होल 6, ठीक। तो इसमें हमें पता है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है और कोबाल्ट की भी +3 होती है, तो कोबाल्ट पे +3 चार्ज होगा और इस पर -3 चार्ज होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। 1:1 कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स पे कैटायनिक पे भी +3 होगा और एनायन पे भी +3 होगा, -3 होगा। क्यों? क्योंकि क्रोमियम और कोबाल्ट दोनों ही +3 स्टेट ज़्यादा शो करने में फेवरेबल कंडीशन शो करते हैं, ठीक। तो हुआ क्या कि इससे जब हमने इसे कॉम्प्लेक्स में इंटरचेंज किया तो हमने क्या कर दिया, देखो इसे लिख दिया CONH3 होल 5 CN एक तरफ ले आए और इसे लिख दिया CrCN होल 5 NH3। अरे यार जगह नहीं बचती इधर, नीचे लिख देता है इसे। इसका कैसे लिख दिया कि लिख दिया CONH3 होल 5 CN CrCN होल 5 NH3, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या करो, एक एक करके सारे लिगेंड्स हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जब एक एक करके सारे लिगेंड ट्रांसफर कर देंगे तो ये CN6 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, Cr अमोनिया 6 आ जाएगा। अब हुआ क्या कि लिगेंड इंटरचेंज होगा, लेकिन अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -3 चार्ज आएगा, इस पर +3 आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम ही रखनी है, इंटरचेंज करने से बदलनी तो है नहीं, नेचर तो नहीं बदलना कॉम्प्लेक्स का। अब हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब भी हम लोग कैटायन और एनायन लिखते हैं तो पहले कैटायन लिखते हैं बाद में एनायन लिखते हैं। तो इसे इक्विवेलेंटली क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है CrNH3 होल 6 और COCN होल 6। ऊपर वाले से जब तुम इससे इसे कंपेयर करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेटल गॉट एक्सचेंज, बट इट इज़ नॉट सो। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बस कंफ्यूजन की वजह से होता है, ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। तो मेटल एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कौन एक्सचेंज हो रहा है, लिगेंड्स एक्सचेंज हो रहा है। और धीरे धीरे 1 2 3 4 5 हम 6 तक सारे लिगेंड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, किसी को भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट वन इज नंबर 5 इज, लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जब पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो उनमें ये काम करती है। किसमें काम करती है, जब पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो उनमें ये काम करती है। मतलब 2 मेटल्स होंगे और उनके दोनों तरफ लिगेंड होंगे, तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में एक लिगेंड से दूसरे लिगेंड तक के बीच का रास्ता अगर बदल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन। तो अगर तुम्हें पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स दिखाई दे तो आंख बंद करके क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म हो रही है। इन जनरल हमेशा आंख बंद करके नहीं लिखना होता है, तो लिखते हैं इट अकर्स when ligands have different positions with respect to the two central metal ions, with respect to two central metal ions in a polynuclear complex, ठीक। कैसे देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बात एक बार में समझ में आ जानी, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो लिख लिया जैसे अमोनिया होल 4 CO NH2 O2 Cr H2O होल 4 SO4 होल ट्वाइस SO4 होल ट्वाइस, ठीक। सिंपल सी बात है, ठीक। तो इसमें क्या करें, एक अमोनिया और एक वाटर को हम एक्सचेंज कर दें, तो कैसे करेंगे देखना जरा। यहाँ पे लिख लें H2O अमोनिया 3 CO, बाकी सब कुछ वैसे ही रहने दें, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज करेंगे।
H2O होल थ्राइस, और यहाँ पे लिख दें अमोनिया, और यहाँ पे लिख दें SO4 होल ट्वाइस। तो ये कैसे हैं, ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात देखो 20 मिनट में खत्म हो गई, इतनी ही बात थी, इससे ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को ध्यान से पढ़ना, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। इसी से सवाल आजकल आ रहे हैं, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो हेडिंग डाल लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पहले देखते हैं इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो दूर दूर लिखना है इसे साफ साफ, क्योंकि ऑप्टिकल भी इसी में समझा दूंगा, फटाफट हो जाएगा ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह के कॉम्प्लेक्स होंगे, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो लिख लेते हैं नंबर 1 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात होती है तो क्या कहते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन जनरल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते, वो तभी कर पाएंगे जब लिगेंड खुद ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा हो। ठीक, तो लिख देते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टीडी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को आगे से हम लोग GI लिखेंगे। ठीक ठीक, अनलेस द लिगेंड, unless the ligand itself show GI। अगर लिगेंड ने खुद ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाना शुरू कर दी तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होगी, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं होगी। ठीक, नंबर बी लिखते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, होले होले पढ़ेंगे, है ना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में अगर एंगल, ऐसे यहाँ दूर दूर लिख देते हैं, इफ द एंगल बिटवीन द लिगेंड्स is 90 degree, then they are cis। ठीक, and if लिखना था, if the angle between the ligands is 180 degree, then they are trans। ठीक, तो ध्यान रखना है इस बात को कि अगर 90 डिग्री एंगल है तो सिस है, और 180 डिग्री एंगल है तो वो क्या है, ट्रांस है। ठीक, तो जैसे लिखे MA4, MA4 क्या होगा, MA और A, तो इसमें नो GI, क्योंकि कोई भी सिस और ट्रांसपोजिशन नहीं है, आइडेंटिकल है। और ये हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑर्गेनिक वाले से जानते हैं कि दो ग्रुप अगर आइडेंटिकल हो जाएंगे ये तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगी, लेकिन यहाँ पे 2 वाली काम नहीं चलेगी, यहाँ पे 4 एक जैसा होना चाहिए। ठीक, बना के देखेंगे, सिंपल, हम लोग ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाएंगे। MA3 भी बना के देखो भाई, MA, B और A, तो इसमें भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कोई स्कोप नहीं है। बिल्कुल बात समझ में आ रही ना। अब MA2 B2 को देख लो जरा, तो MAA ऐसे लिख लेते हैं, BB ऐसे लिख लेते हैं, फिर MAA ऐसे लिख लेते हैं और BB ऐसे लिख लेते हैं। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपेयर्स लिख लेते हैं। तो इसके ट्रांसपेयर AB हैं और इसके AA और BB हैं। तो ये क्या है, ये AA सिस है तो इसे हम सिस फॉर्म कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कहेंगे। ठीक, तो इसमें कितने बन गए, 2 बन गए।
अब तुम्हें बना के देखने पड़ेंगे मेरे साथ साथ, है ना, खुद भी बनाते हुए चलो जिससे आराम रहे। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताना कि कितने कितने बन गए। तो अगला केस देख लेते हैं। नेक्स्ट इज MA2BC। MA2BC कैसे बनाएंगे? MA, A, B और C, फिर MA, A, B और BC। तो ये क्या हो गया? ये सिस हो गया, और ये क्या हो गया? ये ट्रांस हो गया। तो इसके भी दो बन गए। अब बना लो भाई MABCD के। जल्दी से बना के बताओ आंसर कितना आ रहा है, फटाफट बनाओ। नहीं बनाता हो तुम भी बनाओ जल्दी से, और आंसर बताना सही। MABC और D एक बन गया। MACBACD और B, ठीक, दो बन गए। फिर MAD के बाद आ जाएगा B और फिर आ जाएगा C। ठीक, अब इसमें ट्रांसफर लिख लो, देख लो कोई मैच तो नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर कोई चौथा बन रहा हो तो बताना। ACBD, इसमें BC और AD, इसमें AB और CD। इसके अलावा कोई चौथा बन रहा हो तो बिल्कुल कमेंट करो। तो इसमें कितने बन गए? 3 बन गए। इसमें कोई ट्रेस या ट्रांस नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें कितने बन गए? 3 बन गए। ठीक, अब अगर लिगेंड कैसा हो? बाइडेंटेड हो तो क्या होगा? मान लेते हैं कि MAA2 टाइप का लिगेंड है। ए का मतलब है बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है हैविंग सेम डोनर एटम, हैविंग सेम डोनर एटम। डोनर एटम कैसा है? सेम है। अगर सेम डोनर एटम वाला बाइडेंटेड लिगेंड है तो इसे कैसे लिखेंगे? MAA और A इस तरह से लिखेंगे, और इसमें नो GI। ध्यान रखना कभी बाइडेंटेड लिगेंड को ऐसे नहीं लिखेंगे, क्रॉसओवर नहीं कर सकता बाइडेंटेड लिगेंड, कभी क्रॉसओवर करके नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ट्रांस नहीं हो सकता, हमेशा सेसी बनाएंगे। इसी तरह से अगर हम AB ट्वाइस लिखें तो AB कैसा होगा? बाइडेंटेड लिगेंड जिसमें डोनर एटम अलग हैं, जैसे ग्लाइसिनेट टाइप का। तो ये कैसा बन जाएगा भाई? देखना जरा कि MAB, A और B, और दूसरा बन जाएगा MAB और B और A। तो इसमें दो बन गया आसानी से। समझ में आ गई? तो हमने सारी पॉसिबिलिटी कंप्लीट कर ली। किसकी? हमने सारी पॉसिबिलिटी कंप्लीट कर ली है। किसकी? अपनी बाइडेंटेड लिगेंड्स की, है ना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो डाल लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म in case of octahedral complexes। in case of octahedral complexes, octahedral complexes के केस में कैसे होगा कि जैसे ले लें MA6 ले लें, तो MA6 में तो कोई GI होगी ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी इसी में लिख देंगे हम लोग, है ना। अगला लिख लेते हैं MA5B। A5B में नो GI। अगर बनाना चाहो तो देख लो कैसे बना लोगे। ABA, ठीक, तो नो GI। फिर इसके बाद MA4B2 में, MA4B2 में कैसे बनाएंगे देखना जरा। तो MAA, B और B। दूसरा बना लेते हैं MAB और A। तो कितने बन गए इसमें? 2 GI बन गए। ठीक, क्या बन गया? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए। देखो इसमें B भी कैसा है? इसमें B सिस है, ये सिस बन गया, और ये क्या बन गया? ये ट्रांस बन गया। सिंपल सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। फिर ये बना MA3B3। MA3B3 कैसे बनाओगे भाई? MA3B3 बना लो जरा। तो बनाते हैं MAA, B और B। इसी तरह से MAA और A,
बी, बी और बी। इस आइसोमर में देखना जरा ध्यान से कि इसमें ये तीन मिलके एटम एक फेज बना देंगे, ठीक, और ये तीन एटम मिलके एक फेज बना देंगे, बन गए। तो इसे हम कहते हैं फेशियल आइसोमर। कैसा कहते हैं? दिस इज कॉल्ड फेशियल आइसोमर, जिसे हम प्यार से FAC यानी फैक भी लिखते हैं, और इसे दूसरे वाले को कहते हैं मेरिडोनियल, मेरिडोनियल आइसोमर। तो इसे हम कहते हैं क्या? मर। तो ये बहुत पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट है। फैक और मर, इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। अगला देख लेते हैं, MA3BCD के बना के देख लेते हैं। बाकी के अपने आप बना लो, ज़्यादा मैं बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है ना। तो MA3BCD के तो A और A ले लिया, B C और D ले लिया, ठीक। फिर ले लिया क्या? A और यहाँ पे ले लिया B, यहाँ पे आ गया A और ये C और D आ गया, दो बन गए। देखो ट्रांसपेयर अलग अलग आ रहा है इसमें, इसमें A के साथ ट्रांसपेयर लिखना चाहो लिख लोगे, सब अलग अलग आएंगे, ठीक। फिर क्या आ गया? M के साथ A और यहाँ पे लिख लो C, यहाँ पे लिख लो A, यहाँ पे लिख लो B, यहाँ पे लिख लो D और यहाँ पे लिख लो B, ठीक, ठीक है। तो इसमें भी अलग आ गए, देख लो भाई ध्यान से, B और D इसमें थे, इसमें A और C हैं, ठीक है। फिर ये आ गया क्या? M के साथ A और A को फिक्स रखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं D, यहाँ पे लिख लेते हैं B और यहाँ पे लिख लेते हैं C। तो ये चार ही बनेंगे, इसके अलावा तुम बना नहीं पाओगे कोशिश करने पे भी, ठीक है। तो इन्हें बना के देख लेना, तो चार बन गए। तुम्हारे पांचवा बन जाए तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बताना। होमवर्क के लिए कुछ दे दें? होमवर्क के लिए क्या जाएगा? होमवर्क के लिए तुम्हारे है MA2B2C2 के नंबर ऑफ GI बताने हैं, नंबर ऑफ GI बताने हैं तुम्हें, ठीक, ठीक। और MABCDEF के नंबर ऑफ GI जो बनेंगे वो बनेंगे 15। ट्राई टू ड्रॉ देम, ट्राई टू ड्रॉ देम, कोशिश करना है इन्हें बनाने की, ठीक है। बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन जाते हैं। अब बात आती है MAB3 के। MAB3 कैसा बना? A B, फिर A और B, फिर A और B, ठीक, ठीक है। और दूसरा क्या बन जाएगा? A और B, B और A और B, ठीक। तो ये तीन बन सकते थे, दो बन सकते थे, इसमें सब ट्रांस और एक में सिस है, ठीक। इसी तरह से अगर बनाओगे तो किसके? MAB2C2 के बना लो। AB2C2 के बना के देखोगे भाई? चलो मैं बना देता हूँ, अपने आप ट्राई करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे बनाने से कोई फ़ायदा खास मिलने वाला नहीं है, तुम बनाओ तो अच्छा रहेगा, उससे फिर मैच करा लेना, अपने आप बना के मैच कराना भाई। पॉज कर लो वीडियो और बना लो पहले। एक बन गया, दो बन गए, अब इसमें क्या करें? यहाँ पे A और यहाँ पे B लेना, C को ट्रांस रखना, और M के साथ A और B तो ऐसे ही रखें, यहाँ पे B कर लें, यहाँ पे A कर लें, यहाँ पे सब कुछ ट्रांस कर लिया। तो ये चार बन गए इसके, ठीक। और एक और बन सकता है, एक और कौन सा बनेगा? जिसमें C ट्रांस होंगे, और इसमें देखो AB AA ट्रांस है, इसमें AB ट्रांस है, ये SS है। अब अगर इसमें देखें तो A के साथ C आ रहा, B के साथ C आ रहा, तो ऐसा बना दें कि B के साथ B आ जाए। एक और बन सकता है, देखो भाई जरा, M के साथ A B बना दिया, यहाँ पे C लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया C, यहाँ पे लगा दिया B और यहाँ पे लगा दिया A। जरा ट्रांसपेयर देखना, इसके किसी से मिलना है क्या? B B ट्रांस हो जाए, B B ट्रांस नहीं है कहीं पे भी, तो फिर ये सही है, ठीक। तो ये ऑल सिस बन गया हमारा, ठीक। अब
इसके बाद बात आती है, तो ड्राइंग तो बना ही लोगे, इसके बाद बात आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो हेडिंग डाल लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या हेडिंग डाल लेते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है भाई? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम क्या करेंगे, जो जिनमें भी पीओएस और सीओएस नहीं होगी हम उन्हें क्या कहेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना, शो करेंगे। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में तो हमेशा पीओएस होगी, तो वो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस की लिगेंड खुद ही ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो लिख देते हैं इन जनरल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो जीआई। ठीक। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो क्या करेगा, वो जीआई शो करे, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चारों लिगेंड्स अलग अलग होंगे। विल शो ओआई, ओआई की बात हो रही है, ओआई का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इफ ऑल द लिगेंड्स, मतलब कितने, 4 आर डिफरेंट। जो सारे लिगेंड लगे हैं वो अगर डिफरेंट होंगे तभी ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देख लेते हैं। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसके लिए हमें ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले बने तो उन्हीं में देखेंगे। तो इसमें क्या होनी चाहिए, फॉर अ कंपाउंड टू शो ओआई, फॉर अ कंपाउंड to show OI, POS should be absent and COS should be absent. POS और COS दोनों ही एब्सेंट होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, आराम से देखते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, जहाँ से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू करी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल की, वहीं से देख लेते हैं, तो ऊपर ही चलता है। अच्छा, जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है तो ऑप्टिकल का तो मतलब ही नहीं है, तो नो ओआई लिख दें यहाँ पे। इसमें देखो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, ये प्लेन है ना, मैं प्लेन बनाता चलूँ, इससे बना दूँ, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, तो नो ओआई। इसमें देखना भाई जरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन दिख गया सिमेट्री का, बोलो दिख गया। इसमें भी ये प्लेन दिख गया सिमेट्री का, तो इन दोनों में भी नो ओआई, कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन दोनों में भी नहीं होगी। अगला देखो भाई, अगले में इसमें तो प्लेन दिख रहा है सामने सामने, ये 4 एटम एक प्लेन में आ गया, तो इसमें तो नो ओआई होगी। इसमें देखो, इसमें एक ऐसा प्लेन लो जो ए और बी को कंटेन करे, किसे किसे कंटेन करे, इसे और इसे कंटेन करे, और इन दोनों को बीच से काट दे, मतलब ये बीच से ऐसा पास होता हुआ प्लेन होगा, दिख रहा, मतलब एक प्लेन ऐसा। ठीक, ये क्योंकि 3D में है तो 3D में वो प्लेन के पेपर से बाहर से निकल रहा होगा, मतलब कि अगर हम, ये हमारा प्लेन था, देखो ये अगर हमारा स्क्वायर प्लेन है तो वो ऐसा करके काट दिया बीच से, और वो ए और बी को कंटेन करेगा। तो इसमें भी ये प्लेन मैं बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, बशर्ते तुम मेरी बात समझ पाओ। एक ऐसा प्लेन, ठीक, तो ये भी नो ओआई। तो फेशियल और मेरिडोनियल दोनों ही आइसोमर कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जनरली गलती हो जाती है। ठीक, अगला देखो, अगले में देखो जरा, इसमें कोई सिमेट्री दिख रही है क्या, इसमें कोई सिमेट्री दिख रही है, देखना जरा, ए और ए कहीं से कट रहे हों, बी और बी कट रहे हैं, इसमें कोई सिमेट्री नहीं दिख रही, तो ये ओआई शो करेगा। इसमें तो ये प्लेन आ गया तो ये ओआई शो नहीं करेगा। ठीक, इसमें भी एक प्लेन आ गया, जरा देखना भाई लोगों, तो इसमें भी कोई सिमेट्री आ गई, तो इसमें भी नो ओआई। और इसके बाद वाले में भी देखो प्लेन आ गया, तो इसमें भी कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगी, नो ओआई।
ठीक। अब जब तुम इसे देखोगे तो जरा इसकी मिरर इमेज बना लो। अगर हम इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करें, देखना जरा, इसकी मिरर इमेज ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो कैसा आ जाएगा, बी ए, सॉरी, कैसा आ जाएगा, बी ए एम, ठीक। फिर इधर आ जाएगा बी ए, इधर आ जाएगा ए और बी। ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है क्योंकि ये फैन की तरह है। तुम फैन की मिरर इमेज, जो टेबल फैन होता है उसकी अगर मिरर इमेज लोगे तो ये प्रोपेलर शेप की तरह है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ठीक है। तो इसके कितने बन जाएंगे, दो इससे बनेंगे और दो इससे बनेंगे, इनैंशियोमेरिक पेयर बनेंगे, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ये इनैंशियोमर्स बन गए। अब यार इनैंशियोमर्स भूले नहीं होगे, ये मैं सब मान ले रहा हूँ तभी ये बात हो रही है, ठीक है ना। अब तुम्हारा काम क्या है कि तुम इनमें आइसोमर्स, जैसे इसमें भी बनेंगे दो, इसमें भी दो बनेंगे, इसमें बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसमें तुम्हें बताना है ढूंढ के कि इसमें बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये ओ आई शो करेगा दो बनेंगे, ये भी शो करेगा इसमें दो बनेंगे। इनमें तुम्हें ढूंढ के बताने हैं कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, तुम्हारा काम है ये। तो ये तुम बताओगे ढूंढ के, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस तरह से खत्म हो गई, निस्तनाबूत हो गई बिल्कुल तरह से, ठीक। अब बात करते हैं मेटल कार्बोनाइल्स की। लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेटल कार्बोनाइल्स, तो 10-15 मिनट में वो भी खत्म हम कर देंगे, ठीक है। तो यहीं डाल लेते हैं मेटल कार्बोनाइल्स। मेटल कार्बोनाइल्स की केमिस्ट्री बहुत एक्सटेंसिव है और मेटल कार्बोनाइल्स की वजह से ही हमें सफोकेशन होती है, क्योंकि हमारे ब्लड में होता है आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इस बात को ध्यान रखना, एवरीडे लाइफ हट गया लेकिन डी ब्लॉक है अभी, है ना। तो +2 स्टेट में जब हमारे शरीर में आयरन होता है और हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लेते हैं, तो वो हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट यानी कि आयरन वाले पार्ट से क्या करता है, आयरन वाले पार्ट से नॉन रिवर्सिबल बाइंडिंग करता है, जिसकी वजह से हमें सफोकेशन फील होता है, हीमोग्लोबिन को डेड कर देता है। जबकि ऑक्सीजन जो होती है वो रिवर्सिबल बाइंडिंग करती है एट द एंगल 52.4 डिग्री, इसे मैजिक एंगल कहते हैं। ये बात कितने लोगों को पता थी, कमेंट करके जरूर बताएं हमें, ठीक। तो मेटल को क्या किया, सीओ ने इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक। तो सीओ के लिए क्या कहते हैं, सीओ इज अ सिग्मा डोनर, सीओ इज अ सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। और ये करता कैसा है, सिनर्जिक बॉन्डिंग करता है। करते कैसा है, सिनर्जिक बॉन्डिंग करता है, ठीक। कैसे करेगा, मान लेते हैं कि ये मेटल था, मेटल के साथ सीओ ने ये बॉन्ड बनाया, ठीक। और इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऐसा है, और मेटल के पास भी डी ऑर्बिटल ऐसा है। ओह गंदा गंदा बन गया बहुत। इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा और मेटल के पास भी ऑर्बिटल्स ऐसे ऐसे हैं, ठीक। तो मेटल क्या करेगा, मेटल इसके साथ जो है वो पाई बॉन्डिंग कर लेगा, मतलब ये इसके साथ बॉन्ड कर लेगा और ये इसके साथ बॉन्ड कर लेगा। सॉरी क्या बना रहा हूँ, ये इसके साथ बॉन्ड कर लेगा, ठीक, ठीक है। तो ये पाई बॉन्डिंग कर लेगा मेटल। तो ये कैसी बॉन्डिंग है, ये सिग्मा बॉन्डिंग है ये वाली, और ये वाली कौन सी है, ये पाई बॉन्डिंग है। पाई बॉन्डिंग इज लाइक बैक बॉन्डिंग, और सीओ के साथ इसलिए हो पा रही है क्योंकि सीओ के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो एम के पास जो बॉन्ड था वो सी के साथ बना हुआ था, और एम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन के पास भेज सकता है, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड M2C, ठीक। दैट बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर, that bond becomes stronger due to back bonding। बैक बॉन्डिंग की वजह से ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और जब तुम भी इलेक्ट्रॉन, कार्बोनिल भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और मेटल भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सिनर्जी हो जाती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसे हम सिनर्जी कहते हैं। तो इस तरह की बॉन्डिंग को कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। सिनर्जी का मतलब होता है कि जब दोनों ही इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इक्वली या मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे आते हैं कि CO बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ किस किस बातों पे डिपेंड कर रही है, उससे रिलेटेड सवालों को हमें करना पड़ता है, ठीक। तो हम देख लेते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ
back bonding can be compared by the following factors. ठीक, दो तीन फैक्टर उन पर डिपेंड करती लिख लेते हैं. फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन. अब मेटल के पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना अच्छा वो बैक बॉन्डिंग कर पाएगा, उतनी अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी. तो लिख देते हैं लोअर द ऑक्सीडेशन स्टेट of central metal ion, greater will be the electron density on the metal, and hence greater will be the extent of back bonding. Will be the extent of back bonding. अब जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना क्या होगा, M2C बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा और CO बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीकर हो जाएगा. तो लिख देते हैं ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग stronger will be M2C bond and weaker will be CO bond. ठीक, जब CO बॉन्ड वीक होगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी. तो लिखते हैं वीकर द CO बॉन्ड, इससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO will increase and bond strength will decrease. ठीक, जैसे अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि MnCO6 है, +1 में है, MnCO6 है और MnCO6 माइनस है. ठीक, तो इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें 0 और इसमें -1 है. तो बैक बॉन्डिंग की अगर हम ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग देखें तो किसमें सबसे ज़्यादा होगा, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग अगर हम देखें तो वो किसमें ज़्यादा होगा, 3 में सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 में, फिर 1 में. और CO बॉन्ड लेंथ अगर देखें, CO बॉन्ड लेंथ किसमें ज़्यादा होगी, जब बैक बॉन्डिंग जिसमें ज़्यादा उसमें CO बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी. ठीक, ठीक है. तो अगला देख लेते हैं, नंबर 2 पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा. अगर Z इफेक्टिव ज़्यादा हुआ, Z इफेक्टिव मतलब कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कस के होल्ड करेगा, जितना Z इफेक्टिव ज़्यादा हुआ उतना एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होगी, कम होगी. अगर ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, लिखते हैं इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट of central metal ion, if the oxidation state of central metal ion is same, then compare Z effective of central metal ion. Higher the Z effective, weaker will be, अरे यार weaker will be लिखना है,
weaker will be the M2C back bonding and smaller will be CO bond length. तो जैसे अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। ठीक, तो अगर हम ले लें मान लो NiCO4 ले लें, ठीक, और COCO4 ले लें, तो M2C बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा होगी, जेड इफेक्टिव उसमें ज़्यादा, उसमें वीकर हो जाएगा, तो CO बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा आ जाएगी, CO बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आएगी, वो किस में आएगी, CO बॉन्ड लेंथ आएगी CO वाले में ज़्यादा, क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो पाएगी, है ना। जिसमें वीकर होगा जेड इफेक्टिव उसमें क्या होगा, हमने लिखा M2C बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख दिया है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ का उल्टा लिख दिया है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऐसा लिखना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख रहा है। ठीक है, बात समझ गए होगे मेरी कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक, अब कई सवाल ऐसे आते हैं जिनमें हमें ये बताना होता है कि M2C बॉन्ड कितने हैं, तो इसे कैसे निकालेंगे, इसे भी देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है, खत्म करते हैं इसे। तो बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ MM बॉन्ड्स इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। अब जैसे हमारे पास आ गया CO2 CO8, जिसमें हमें CO बॉन्ड बताने हैं कि CO बॉन्ड कितने होंगे। इसे कहते हैं डाई कोवैलेंट ऑक्टाकार्बोनिल, जो हम लोग ऑक्सो प्रोसेस में यूज करते हैं। तो कैलकुलेट करना पड़ता है क्या क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटायर मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटायर मॉलिक्यूल, दैट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ईच लिगैंड एंड चार्ज। ठीक, इसे हम कहते हैं A, इसे क्या कहते हैं A। Subtract this number from 18 into n, where n is the total number of metals ions in the complex, which is called 18 into n minus A, it is called B. B by 2 will give you the total number of MM bond in the complex। सिंपल बात है, जैसे डाइकोबाल्ट ऑक्टाकार्बोनिल ले लें, तो इसमें A की वैल्यू निकाली तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 27, तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9, ये देखो 3D से और 4s वाले दोनों लेंगे, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करने तो 9 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2, तो ये कितने हो गए 34। कितने मेटल थे, 2 मेटल थे, तो 18 इंटू 2 यानी 36 माइनस 34 2 आ गए, तो CO बॉन्ड कितने होंगे 1 होंगे। तो इस तरह से बन जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे Mn2 CO10 का निकालोगे तो Mn का आउटर मोस्ट में कितने हैं 9 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 18 था, इसमें 9 है, D7 D5 और 4s2, तो इसमें कितने हो गए 34 हो गए। इसमें निकाला तो इसमें भी एक आ गया, तो MnCO10 ऐसा बन गया। ठीक, अब कुछ कैटलिस्ट है, इनके नाम याद रखना है। जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में यूज होता है, तो RHClPPS3 होल थ्राइस से विल्किंसन कैटलिस्ट होता है। डबल बॉन्ड एट द एंड ऑफ चेन ले जाता है हाइड्रोजनेशन पे। ठीक, मतलब जो एंड में डबल बॉन्ड होते हैं उन्हीं को ही ये रिड्यूस कर पाता है, जो सेंटर वाले डबल बॉन्ड है वो इफेक्ट नहीं करते। ये बात इंपॉर्टेंट थी, इसलिए जिगलर नाटर कैटलिस्ट बड़ा ही पॉपुलर है, जिसमें ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम और ट्राईथाइल एल्यूमिनियम और अपना TiCl4 यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर हाई टेम्परेचर पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन्स, हाई डेंसिटी पॉलीथिन बनाने के लिए जिगलर नाटर कैटलिस्ट यूज करते हैं। सिस्प्लेटिन एंटी कैंसरस एजेंट होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है। सिस्प्लेटिन मतलब कि PTNS3 होल ट्वाइस Cl2 को सिस एग्जाम्पल लेंगे। लेड पॉइजनिंग इन द बॉडी कैन बी रिमूव्ड बाय EDTA, जिसे हम CaH2 EDTA कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन +2 होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी आयरन +2 में होता है, क्लोरोफिल में Mg+2 में होता है, और विटामिन B12 में CO2+ में होता है। तो ये सिंपल बातें थी, तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर को भी वाइंड अप कर दिया। होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। जल्दी से फटाफट पढ़ के ख़त्म करो, और अगले क्लास में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले रेडॉक्स कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्ट एनालिसिस पे चलेंगे, खत्म कर देंगे। परेशान मत हो, तेजी से आ रहा है लेक्चर, सब तो लगातार ही होता जा रहा है। और PYQ बस ये खत्म हो जाए, फिर PYQ ही करने सारे करा देंगे। दिसंबर के एंड तक सारे चैप्टर्स PYQ कंप्लीट हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और ऐप को ध्यान से डाउनलोड करते रहना फटाफट, है ना। चलो मिलते हैं, ओके बाय।